Deck Dash on tape! तो भाई लोग, एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे शूटर डोई से, जो अपने सपने में अपनी यूजुकी सेंसे से बात कर रहा होता है। अचानक से उसकी नींद खुलती है तो अपने आप को पाता है एक हॉस्पिटल में। और फिर हमें पता चलता है कि जो अटैक उसकी बिल्डिंग में हुआ था, वो टेररिस्ट उसको एक तरह से वो नाकाम हुए उसको ले जाने में, पर उसको चोट लगी, इसके वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुआ। उसके सामने कारेन भी है जो कि उसको सब कुछ बताती है कि ये जो अटैक है ये टेररिस्ट ने करवाया है उसको ले जाने के लिए। एज कुछ टेररिस्ट हैं, कुछ टेररिस्ट वुमेंस हैं, उनको नहीं पसंद है यूनाइटेड वुमेन का रूल, और इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं कि कारिन बड़ी खुश होती है कि हमारा छोटा बिल्कुल अभी फिट लग रहा है। और फिर अचानक से उसी कमरे के बाहर से कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है, और वो और कोई नहीं है, हमारी शोटो की ही कुछ गर्लफ्रेंडें हैं, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और फिर वो हमारे शोटा के गले मिलती हैं, शोटा बड़ा खुश होता है, और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा शोटा है वो स्कूल की छत पे पहुंच चुका है, यानी कि वापस वो अपने स्कूल आ चुका है, जहाँ पर जो हमारा शोटा है वो हमारी कारिन से पूछ रहा है कि क्या ऐसे रहना, खड़ा रहना सेफ है। तो जो हमारी कारें है वो दिखाती है कि स्कूल की छत पे जो बाउंड्रीज लग रखी हैं उनमें करंट दौड़ रहे हैं, तो कोई भी आने की कोशिश करेगा वो जल के राख हो जाएगा। और यही चीज़ इन्होंने स्कूल की बाउंड्रीज पर भी कर रखी है, जो स्कूल है उसकी बाउंड्रीज पर भी। बट शायद से इनके बीच एक स्पाई है और इसलिए वो गड़बड़ हो गई। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन है वो हमारे छोटा से कहती है कि यार तू तो यार एरिका से हेट करता था ना, तो तूने ऐसा क्यों करा। फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा छोटा है उसके ऐसे नहीं लगी है, अटैक से नहीं लगी है, उसकी लगी है एरिका को प्रोटेक्ट करते हुए। जब टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके वजह से वो एरिका को प्रोटेक्ट करते हुए उसके लग गई, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुआ। तो कहता है भाई ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन था। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन है वो हमारे छोटो को कहती है कि तू बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन है वो हमारे छोटा को बता रही है कि अब हम केमोन सिटी से सीधा शिफ्ट हो रहे हैं टोक्यो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑर्डर्स आए हैं। और इसके बाद जो हमारा छोटा वो कहता है कि हाँ भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ इस वर्ल्ड में, एज मैं सिर्फ एक सिंगल लड़का हूँ, उसको ऐसा बताया गया था। उसके बाद अब जो हमारी कारिन है वो हमारे छोटा को सच्चाई बताती है। वो सुनने के बाद छोटा की गांड फट के हाथ में आ जाती है, लिटरली उसकी फट के हाथ में आ जाती है, जब उसको पता चलता है कि उसके अलावा 4 और ऐसे मर्द हैं जो अभी भी जिंदा हैं। अब उसको अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू होते हैं। बट इसके बाद जो हमारी कारिन है वो बताती है कि उसका भी ड्रीम है बिल्कुल टॉप पे पहुंचने का। उसके बाद जो हमारा शूट है वो कहता है कि वो एक गेस लगाता है कि क्या तेरे को यूनाइटेड वुमेन जापान का जो ग्रुप है उसके टॉप पे पहुंचना है। तो कहती है कि नहीं, मुझे जाना है वर्ल्ड के टॉप पे। और ये सुन के भी हमारा छोटा काफ़ी शौक होता है। इसके बाद जो हमारा छोटा है वो हमारी कारिन से कहता है कि अगर तू ही पहली लड़की होती जिसको मैं प्रेग्नेंट करना चाहता तो तू क्या करती मेरे साथ। तो उसके बाद जो हमारी कारिन है वो कहती है कि मैंने तेरे को पहले ही बोला है कि अगर मेरे को तेरे साथ करना होता मैं कर लेता, और अगर मुझे बच्ची भी होती तो भी मैं उस बच्ची को अपने पेट में रख के तेरी अटेंडेंट का काम करती। तो कोई भी ऐसे गलत मत समझ कि मैं नहीं करना चाहती। और जो हमारा छोटा है वो ये सब सुनने के बाद अपने डिसीजन बना लेता है, और वो कहता है कि मैं तेरे ड्रीम को सच करने में तेरी मदद करूंगा, तू टेंशन मत ले। अब इसके बाद हमें उस स्पाई को दिखाया जाता है जिसके वजह से छोटा को थोड़ी सी चोट लगी है। और वो जो स्पाई है वो और कहीं नहीं, आपने इसको पिछले एपिसोड में देखा है, ये स्पाई जो है हमारे छोटा के साथ करने वाली होती है, बट ये नहीं करती है क्योंकि ये पीरियड्स पर होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि उसको कॉल आता है और वो और किसी से नहीं अपनी एलिसा से ही बात कर रही होती है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। वो उससे माफ़ी मांग रही होती है ये कहते हुए कि सॉरी मैं नंबर 3 को यहाँ से नहीं निकाल पाई। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी स्पाई है वो हमारी एलिसा से कहती कि अभी तुम कहाँ पर हो। तो जो हमारी एलिसा वो कहती है कि अभी मैं जस्ट ट्रांसपोर्ट पर पहुंची हूँ। और इसके बाद वो स्पाई भी कहती है कि हाँ बस मैं कियामोन सिटी भी यहाँ से छोड़ के निकल रही हूँ जस्ट। अब सीन शिफ्ट होता है एलिसा पर, और अब हमें दिखाया जा रहा है कि एलिसा की ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नंबर 4 को किडनैप कर लिया है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे नोबड़े से मेन कैरेक्टर यानी रीटो पर, और वहाँ पे और भी होती हैं, यानी कि हमारी कुरोडा मारिया भी होती है, नंबर 1 की असिस्टेंट भी होती हैं। और जो डायरेक्टर जनरल है वो इन सबको बता रही है कि जो नंबर 1 है वो बहुत जल्द तुम्हारे इस फैसिलिटी में ही शिफ्ट होने वाला है, कुछ समय के लिए तुम सारे वहीं पे प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारी कुरूडा मारिया वो कहती है कि ये डिसीजन तुम क्यों ले रहे हो, हमें किसी और से बात करवाओ, मेन क्यों नहीं बात करा, मेन बंदा। तो जो हमारी डायरेक्टर जनरल है वो कहती है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगी, अभी के लिए जो मैं कह रही हूँ उसको जस्ट फॉलो करो। और फिर वो बताती है कि मीरा तुम्हें भी इनके साथ ही रुकना है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लोए पर, जो कि हमारे रीटो को बता रही होती है कि सिर्फ नंबर 4 ही किडनैप हुआ है, उन टेररिस्ट ने बहुत से फैसिलिटीज़ पर अटैक करा था, और इसके वजह से हम कंफ्यूज हो गए कि कौन से बंदे को वो उठाने वाले हैं। अगर हमें
यूनाइटेड वुमेन जापान वाले जो ग्रुप है वो पहले ही बता देते हैं उन पे 5 लौंडे हैं, तो हम शायद से नंबर 4 को बचा सकते हैं, बट अब तो कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद क्लोई ये भी बताती है कि इसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एलिसा यानी कि हमारे नूबड़े से मेन कैरेक्टर रीटो की गर्लफ्रेंड भी काम करती है, यानी कि वन ऑफ द लीडर भी है। इसके बाद जो हमारी क्लोई है वो हमारे रीटो से बड़ी खुश होती है कि तुमने ये इलीगल मीटिंग में इनका साथ नहीं दिया रीटो। और ये कहते हुए जो हमारी क्लोई है वो यहाँ से चली जाती है और कहती है हमारी रीटो से कि हम तुम्हें बिल्कुल सेफ रखेंगे, तो टेंशन मत लेना। अब दिखाते कि जो हमारी क्लोई है वो हमारी यूनाइटेड वुमेन की जो मेन लीडर है उससे बात कर रही होती है, और वो बता रही होती है कि नंबर 4 के अलावा जितने भी 4 लौंडे हैं अब वो उनके कब्ज़े में हैं, और अभी के लिए नंबर 1 और नंबर 2 की जो मीटिंग है वो उन्होंने बंद कर दी है, नंबर 3 की लोकेशन उनको पता है। उसके बाद जो यूनाइटेड वुमेन की लीडर है वो बताती है कि नंबर 2 का तो समझ में आता है, बट नंबर 1 ने इतना जल्दी करना कैसे छोड़ दिया। तो जो हमारी क्लोई है वो बताती है कि शायद से उसको किसी लड़की से प्यार हो गया है, इसलिए वो इतना जल्दी मान गया। इसके बाद जो यूनाइटेड वुमेन की लीडर है वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी क्लोई पे छोड़ देती है, और अब वो यहाँ से चले जाते हैं, मतलब वो वीडियो कॉल बात कर रहे होते हैं तो कॉल कट हो जाता है, और अब जो हमारी क्लोई है वो बहुत ही तगड़ी वाली स्माइल देती है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा रीटो होता है वो एलिसा के बारे में सोच रहा होता है कि उसने वो टेररिस्ट क्यों बनी। फिर अचानक से दिखाते हैं कि जो एलिसा को उसने पेंडेंट दिया था वो अभी तक बता रहा था कि वो जापान के बाहर है, बट अब वो बता रहा है कि वो जापान के अंदर है। वो काफ़ी शौक होता है, और फिर वहाँ पर आती है अकाने और वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो अंदर वॉशरूम में जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारी क्लोई पर, जो कि हमारे नंबर 1 से बात करने के लिए आई है, और वो बताती है कि थैंक यू आपने हमारे साथ कोऑपरेट करा। और इसके बाद जब जो हमारी क्लोई है वो फालतू की डिमांड्स जो हैं रखने लग जाती है हमारे नंबर 1 के साथ, यानी कि हमारे हीनो क्योजी के सामने। हीनो क्योजी ये सुनने पे बड़ा ही गुस्सा होता है और कहता है कि भाई मैं ना एक मर्द हूँ, तो फालतू बकवास मत कर, नहीं तो यहीं जी मार लूँगा तेरी। ये सुनने पे क्लोई थोड़ी डरती तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी सीरियस जैसी हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे आकाने और हमारे रीटो पर। जो हमारी आकाने है वो हमारे रीटो को बता रही होती है कि जो उसकी मदर है वो यूनाइटेड वुमेन जो जापान का HQ है उसकी लीडर है, और जो उन पे चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने MK वायरस बनाया है उसके लिए उनको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बट जो हमारा रीटो है वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मदर ने MK वायरस बनाया है। तो जो हमारी आकाने वो कहती है कि मेरी मदर बहुत बुरी हैं, बट वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है उनका देश है, और वो उस देश के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मैंने उनको देखा है, वो हार्ड वर्क इतना करती थी कि उनका 5 साल पहले जब उनका खुद का बेटा मरा था उसकी फ्यूनरल पे भी वो नहीं आई थी। और मेरे हिसाब से बिल्कुल मतलब मैं गारंटी कह सकती हूँ कि उन्होंने जो है वायरस नहीं बनाया, ये उन पे झूठा इल्ज़ाम लग रहा है। तो जो हमारा रीटो वो कहता है कि मैं क्लोई से बात करता हूँ और हम एक मीटिंग फिक्स करवाते हैं तेरी मदर से। इसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर कुरोडा मारिया भी आती है, जो कि बोलती है कि बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, आप मेरे साथ फटाफट चलो। फिर दिखाते हैं कि जो एलिसा है भाई उसने जो है एयरवेव्स को हैक कर लिया है, और वो आ चुकी है लाइव टीवी पर, और वो बता रही होती है कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, हमारी ग्रुप का नाम है ईज़ानामी, और वो बताती है कि हम इस वर्ल्ड को यूनाइटेड वुमेन के रूल से आज़ाद करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड वुमेन ने इस वर्ल्ड को बहुत ही बेकार बना कर रख दिया है। वो बताती हैं कि ये देखो यूनाइटेड वुमेन ने बहुत से लड़कों को छुपा कर रख रखा है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। बताते हैं कि उन्होंने नंबर 4 को भी किडनैप कर लिया है, और वो जिंदा है और वो घूम सकता है अपना फ्रीली। इसके बाद वो एक और एग्जांपल देते हैं, वो बताते हैं कि एक अबेंडेंड फैक्ट्री के बाहर एक सैटेलाइट पड़ा हुआ है, और उस सैटेलाइट के आसपास ही MK वीरस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई है। उस कंपनी की ही जो लीडर है वो आज यूनाइटेड वुमेन को ही लीड कर रही है। तो इसलिए वो ये कहना चाह रही है कि जो यूनाइटेड वुमेन है उन्होंने ही MK वीरस को बनाया है और इस वर्ल्ड में छोड़ा है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड को कम्प्लीटली वुमेन बनाना चाहते हैं। मतलब इस पूरे वर्ल्ड को सिर्फ वो वुमेन में रखना चाहते हैं, कोई भी मर्द नहीं अलाउड है। और इसलिए अमेरिका में बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिसकी मदद से जो लड़की है वो अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब लड़कियों की मदद से ही वो रिप्रोड्यूस कर सके। और अब वो एक दरख्वास्त करती है कि जितने भी लड़के अभी कोल्ड स्लीप में हैं या रीटो जैसे लड़के हैं वो उनको उनके हवाले कर दे। और अब जो हमारी एरिसा है बस वो इस लाइव स्ट्रीम को ख़त्म करती है ये कहते हुए कि एक वर्ल्ड जिसमें कोई भी मैन नहीं है वो एक गलत वर्ल्ड है, और इसके बाद वो अपनी लाइव स्ट्रीम ख़त्म कर देती है। फिर बताया जाता है कि जिस TV ब्रॉडकास्ट में ये सब हो रहा था वो हाईजैक हो गया था, बट अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद जो हमारा रीटो है वो भगता हुआ क्लोई के पास जाता है और कहता है कि ये सब क्या है। तो जो हमारी क्लोई है वो कहती है कि अगर हम सबको तेरे को मारना ही होता तो हम कब के मार चुके होते। ये बात बिल्कुल सच है कि जो एलिसा है वो एक टेररिस्ट है और उसने नंबर 4 को किडनैप करा है। सिंपल सी बात है ये। अब हमारे
रीटो पे कोई ऐसे वर्ड्स नहीं होते जिससे वो इस चीज़ को डिफेंड कर सके, बट कोई बात नहीं। इसके बाद जो हमारी क्लोए है वो कुछ हरकतें करना शुरू करती है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, बट हमारा रीटो वहाँ से भग जाता है। कह रहा हूँ ये बिल्कुल एक नंबर का नूड़ा इंसान है। मतलब सामने से वो लड़की इन्वाइट कर रही है कि आजा मेरे साथ नहा ले, लेकिन नहीं, इस नूड़े को नहीं नहाना है। कोई नहीं, ठीक है भाई, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। अब दिखाते कि जो हमारी क्लोए है वो वापस से अपनी यूनाइटेड वुमेन की लीडर से ही बात कर रही होती है, और उनकी बातों से लग रहा होता है कि इनका जो प्लान है वो सही जा रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने प्रिडिक्ट करा था वैसा ही जा रहा है। और वो लीडर बता रही होती है कि नंबर्स के साथ बिल्कुल सही तरीके से रहना, और स्पेशली हमारे रीटो को ध्यान से देखना, उस बंदे को ऐसी खाली मत छोड़ना। अब मुझे इनकी बातें सुनकर ऐसा तो लग रहा है कि हाँ भाई, कुछ दाल में काला ज़रूर है भाई। बट इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा रीटो है अब वो हमारी आकाने और हमारी कुरोडा मारिया के साथ जा रहा है एलिसा से मिलने के लिए। कहता है कि मेरे को उसको ढूंढ निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एपिसोड थोड़ा पास्ट में जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी आकाने है वो अपनी मदर से मिलने आई है उस प्रिजन में, और उस प्रिजन में मिलने के लिए उनको 2-4 गार्डों को भी बेहोश करना पड़ा है। इसके बाद में आकाने और उसकी मदर की कुछ कन्वर्जेशन बताई जाती है, मतलब दिखाई जाती है, और उसके बाद दिखाते हैं कि जो उसकी मदर वो कहती है कि कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। फिर वापस से प्रेजेंट में आता है सीन, जहाँ पर जो हमारी आकाने है वो हमारे रीटो से कह रही है कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो जो हमारा रीटो है वो कहता है कि चलो बाकी की बातें इस कमरे में करते हैं, जल्दी से आओ। जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं तो जो हमारी सू होती है वो कहती है इस कमरे में ऑलरेडी 2-3 लोग प्रेजेंट हैं। जैसे ही वो गेट खोलता है उस कमरे का तो देखते हैं कि सामने हमारी कारेन होती है, और वो कहती है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। और फिर हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं, हमारा शोटा डोई है। इस बंदे ने अपने हेयर स्टाइल को क्या कर लिया, बट ये बहुत ही ज़्यादा गदर लग रहा है, लिटरली बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसको देखने पे जो हमारा शोटा है वो काफ़ी शॉक होता है। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारे द वर्ल्ड एंड आरएम के एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन।